हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपनी जो है डिस्कशन अपना चल रहा था लेसन 12 डेयरी केमिस्ट्री, दुग्ध रसायन से संबंधित। देखिए, डेयरी केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक की बात करें तो वो अपन पढ़ रहे हैं दूध के अंदर वसा की मात्रा ज्ञात करना, दूध का वसा परीक्षण अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फैट टेस्ट की अपन बात कर रहे हैं। देखो, दूध की अपन बात करें तो दूध के अंदर वसा का परीक्षण करने के लिए आप लोग गर्बर विधि का उपयोग करना सीखते हैं। और क्योंकि गर्बर विधि जो है ये सबसे आसान विधि है और सबसे सरल विधि मानी जाती है, तो इसका उपयोग जो है दूध का वसा परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अब देखो, दूध के वसा परीक्षण में गर्बर विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए चर्चा करें तो इसके लिए सिद्धांत क्या होता है, सामग्री क्या आवश्यकता होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन बात करेंगे इसकी विधि के बारे में। तो पहले आप लोग विधि को ध्यान से समझें, उसके बाद में आप लोगों को ये सारी चीज़ जो है वो अच्छे से बताता हूँ। ठीक है भाई, तो विधि के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि है ये? दूध के वसा परीक्षण की विधि। ठीक है, तो दूध के वसा परीक्षण की विधि, दूध के वसा परीक्षण की विधि। अब देखो, इस विधि के अंदर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले एक स्वच्छ व सूखा ब्यूटाइरोमीटर लेकर उसे ब्यूटाइरोमीटर स्टैंड पर लगाते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम एक स्वच्छ ब्यूटाइरोमीटर लेकर उसे ब्यूटाइरोमीटर स्टैंड या परख नली स्टैंड या पीपेट स्टैंड भी ले सकते हो यहाँ पर आप लोग। तो ब्यूटाइरोमीटर स्टैंड पर लगाते हैं। यानी सबसे पहला काम अपना होगा कि एक ब्यूटाइरोमीटर लेंगे साफ सुथरा बिल्कुल, उसको अपन लगा देंगे ब्यूटाइरोमीटर स्टैंड के ऊपर। ठीक है, अब करेंगे क्या? तो देखो भाई, इसके बाद जो है ना वो ऑटोमेटिक टिल्ट मेजर से 10 मिलीलीटर गंधक का अम्ल ब्यूटाइरोमीटर में डालते हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे आगे? तो अब ऑटोमेटिक टिल्ट मेजर द्वारा 10 ml H2SO4 लेकर इसे ब्यूटाइरोमीटर में डालते हैं। यानी सबसे पहला काम अपना क्या होगा? 10 ml अपन H2SO4 लेंगे, इसे ब्यूटाइरोमीटर में डालते हैं। ठीक है भाई, ब्यूटाइरोमीटर में डालते हैं। अब आगे चर्चा करें तो दूध के नमूने से 10.75 मिलीलीटर दूध मिल्क पेपेट की सहायता से लेकर ब्यूटाइरोमीटर में धीरे धीरे इस प्रकार से डालेंगे कि दूध गंधक के अम्ल के ऊपर परत के रूप में इकट्ठा हो जाए। ठीक है भाई, तो यहां तक काम हो गया अपना, डालते हैं। इसके पश्चात मिल्क पीपेट की सहायता से, किसकी सहायता से? मिल्क पीपेट की सहायता से 10.75 मिलीलीटर दूध लेकर
उसे ब्यूटाइरोमीटर में इस प्रकार डालते हैं कि दूध H2SO4 के ऊपर एक परत के रूप में एकत्र हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं भाई, इस प्रकार से अपन यहाँ पर दूध को डालते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब टिल्ट मेजर द्वारा 1 मिलीलीटर एमाइल एल्कोहल ब्यूटाइरोमीटर में दूध के ऊपर धीरे धीरे डालते हैं। अब टिल्ट मेजर द्वारा 1 मिलीलीटर एमाइल एल्कोहल 1 मिलीलीटर एमाइल एल्कोहल लेकर ब्यूटाइरोमीटर में दूध के ऊपर ब्यूटाइरोमीटर में दूध के ऊपर धीरे धीरे डालते हैं, ठीक है भाई। तो 1 मिलीलीटर एमाइल एल्कोहल लेकर ब्यूटाइरोमीटर के दूध के ऊपर धीरे धीरे अपन जो है इसको डालते हैं। ठीक है, अब ब्यूटाइरोमीटर की गर्दन में लोक स्टॉपर की सहायता से ब्यूटाइरोमीटर की गर्दन पर गर्दन पर लोक स्टॉपर को लोक स्टॉपर की है ना, ये की जो है ना इंग्लिश वाली है, की सहायता से अच्छी तरह कसकर बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, तो ब्यूटाइरोमीटर के दोनों सिरों को कपड़े से पकड़कर अच्छी तरह हिलाते हैं। ठीक है, अब ब्यूटाइरोमीटर के दोनों सिरों को कपड़े से पकड़कर अच्छी तरह हिलाते हैं ताकि उसमें उपस्थित
जो भी परतें बन रही थी ना भाई, उन परतों को अपन क्या बोलते हैं, थक्का बोलते हैं उनको, है ना। उसमें उपस्थित थक्के सही से मिश्रित हो जाए, सही से मिश्रित हो जाए, ठीक है। तो वो जो थक्के, वो जो परतें वहां पर बन रही थी, उनको इस प्रकार से पकड़कर अपन चाहते हैं ब्यूटाइरोमीटर को कि थक्के वहां पर अच्छी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए और घोल का रंग भूरा हो जाए, मिश्रित हो जाए और घोल का रंग भूरा हो जाए, घोल का रंग क्या हो जाए, भूरा हो जाए। तो तब तक अपन उसको अच्छी तरीके से क्या करते हैं, हिलाते हैं, ठीक है भाई। अब ब्यूटाइरोमीटर को 4 से 5 मिनट तक 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल ऊष्मक में उल्टा करके रखते हैं। अब ब्यूटाइरोमीटर को 4 से 5 मिनट तक 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल ऊष्मक में उल्टा करके रखते हैं, ठीक है ना। तो उल्टा करके जो है इस ब्यूटाइरोमीटर को 4 से 5 मिनट तक 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल ऊष्मक में रखते हैं, ठीक है। ब्यूटाइरोमीटर को गर्बर अपकेंद्रीय यंत्र में इसके बंद सिरे को मशीन के केंद्र की ओर रखकर 4 से 5 मिनट तक अपन घुमाएंगे फिर, है ना। तो भाई यहाँ तक बात हो गई अपनी। इसके पश्चात ब्यूटाइरोमीटर को गर्बर अपकेंद्रीय मशीन में रखकर, एक मिनट, अपकेंद्रीय मशीन में बंद सिरे को केंद्र की ओर रखकर, क्या बोला अपन ने, इसके पश्चात ब्यूटाइरोमीटर को गर्बर अपकेंद्रीय मशीन में बंद सिरे को केंद्र की ओर रखकर 4 से 5 मिनट तक रखकर 4 से 5 मिनट तक 1100 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाते हैं, यानी ये मशीन को जो है ना, इस मशीन को अपन जब घुमाएंगे तो इस प्रकार से इसको घुमाया जाता है 4 से 5 मिनट तक 1100 चक्कर प्रति मिनट वो काटे, है ना। इस प्रकार से अपन उस अपकेंद्रीय मशीन को क्या करेंगे, घुमाते हैं, ठीक है। इस यंत्र में आमने सामने समान संख्या में ब्यूटाइरोमीटर रखेंगे जिससे यंत्र का संतुलन बना रहे, ठीक है। तो इस यंत्र में आमने सामने, इस यंत्र में आमने सामने अन्य
ब्यूटाइरोमीटर, देखो एक बार में एक ही ब्यूटाइरोमीटर के अंदर या एक ही नमूने के अंदर जो है वो वसा का प्रतिशत नहीं निकाला जाता, एक साथ बहुत सारे नमूनों के अंदर निकाला जाता है, ठीक है ना भाई। तो इस यंत्र में आमने सामने अन्य ब्यूटाइरोमीटर रखते हैं ताकि यंत्र का संतुलन बना रहे, यंत्र का संतुलन बना रहे और वसा की मात्रा सही से ज्ञात कर सकें। सही से ज्ञात कर सकें, ठीक है भाई। आगे अपन चर्चा करें यहाँ पर, तो ब्यूटाइरोमीटर को गर्भा यंत्र से निकालते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि लोक स्टॉपर वाला भाग नीचे की तरफ हो, ठीक है। अब ब्यूटाइरोमीटर को बाहर निकालते समय ध्यान रखा जाता है कि लोक स्टॉपर वाला भाग नीचे की तरफ रहे। कहाँ रहे? नीचे की तरफ रहे, है ना। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है भाई, नीचे की तरफ रहे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद लोक स्टॉपर की सहायता से वसा के निचले तल को शून्य या किसी पूर्ण अंक के समान कर लेते हैं। इसके बाद लोक स्टॉपर की सहायता से लोक स्टॉपर की सहायता से वसा के निचले तल को शून्य, वसा के निचले तल को शून्य या किसी पूर्ण अंक के समान कर लेते हैं। पूर्ण अंक के समान कर लेते हैं। पूर्ण अंक के समान कर लेते हैं। ठीक है। अब पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। अब ऊपरी व निचले तल का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये थी अपनी ब्यूटाइरोमीटर से वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने की पूरी विधि है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर से जो भी आप लोगों को पाठ्यांक मिले हैं, इस पाठ्यांक को अपन कहाँ रखेंगे? प्रेक्षण सारणी में रखेंगे, और प्रेक्षण सारणी में रखकर वहाँ से वसा का प्रतिशत अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब ये प्रेक्षण सारणी में किस प्रकार से मान को रखा जाता है, ठीक है, कैसी यहाँ पर प्रेक्षण सारणी बनेगी, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास करें इस चीज़ को। चलो, तो यहाँ पर
जो प्रेक्षण सारणी बनती है इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, प्रेक्षण सारणी, देखो प्रेक्षण सारणी किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद दूध का नमूना लिखेंगे, ठीक है ना। दूध के नमूने के बाद पाठ्यांक लिखेंगे, ठीक है। ब्यूटाइरोमीटर का पाठ्यांक लिखेंगे इस प्रकार से, ब्यूटाइरोमीटर का पाठ्यांक लिखेंगे। पाठ्यांक मैंने आपको बताया था ऊपरी तल का भी लिखना है, निचले तल का भी लिखना है, ठीक है ना। तो दोनों तलों का पाठ्यांक आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपरी तल और निचला तल, ठीक है भाई। तो दो तलों के रूप में लिखेंगे। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर निकालेंगे अंतर। अंतर किसका, वही ऊपरी तल में से निचला तल को अपन घटा देंगे तो अंतर अपने पास आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे वसा प्रतिशत, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, वसा प्रतिशत लिखेंगे, और एक से अधिक नमूने हुए तो औसत वसा प्रतिशत भी अपन लिखेंगे, औसत वसा प्रतिशत, ठीक है भाई। तो ये भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, आ जाएगी बात समझ में। चल अब देखो क्रम संख्या, वही 3 नमूने ले लेते हैं अपन, 1, ठीक है, 2 और 3 नमूने अपन ने ले लिए। नमूने का नाम दे देते हैं ए, नमूने का नाम दे देते हैं बी और सी। 3 नमूने अपन ने ले लिए। ब्यूटाइरोमीटर का पाठ्यांक मान लेते हैं, ऊपर वाले का ऊपरी पाठ्यांक जो आया है वो पहले वाले नमूने में 4.7 आया है, दूसरे वाले में 4.8 लिख देते हैं। चलिए 4.9 यहाँ पर लिख देते हैं अपन, और इसमें 3.7 मान लेते हैं, ये आया है पाठ्यांक। निचले तल का पाठ्यांक अपन देखें तो भाई मान लेते हैं निचले तल पर तो अपन को पूर्णांक पर लिखना होता है ना, तो 1.0, ठीक है, 1.0, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं, मान लेते हैं 0.0, ये है, ठीक है। अब निकालना है अंतर, तो भाई निकाल लो। 4.7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3.7 यहाँ पर बचेगा। 4.9 में से 1 गया तो कितना बचेगा आप लोगों को यहाँ पर, 3.9 बचेगा। 3.7 में 0 गया तो यहाँ पर 3.7 ही बचेगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पर अंतर लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, वसा प्रतिशत। तो ध्यान रखें भाई, जो ये अंतर आया है ना, यही वसा प्रतिशत है। तो क्या लिख देंगे, 3.7 लिखेंगे, 3.9 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3.7 लिखेंगे, ठीक है। तो जो अंतर आया है वही आपका क्या है, वसा प्रतिशत है। और अब अपन क्या करेंगे, औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 3.7 प्लस 3.9 प्लस 3.7 बटे 3 नमूने हैं तो 3 कर देंगे। यहाँ पर आंसर सोल्व करेंगे इसको, 11.7 बटे 3, ठीक है, यही आएगा ना, 11.7 बटे 3 आ गया जोड़ने पर, तो सोल्व करने पर आ जाएगा 3, 1 मिनट, 11.4 आएगा। थोड़ा सा करेक्शन अपन करेंगे, 11.4, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.8, ठीक है। तो ये जो 3.8 आपको प्राप्त हुआ है, यही आपका क्या है, औसत वसा प्रतिशत है, और यही अपन क्या इसमें लिखेंगे, परिणाम के अंदर लिखेंगे, ठीक है भाई। चलो तो लिख देते हैं अपने यहाँ पर परिणाम। तो परिणाम के अंदर क्या लिखते हैं अपन, परिणाम के अंदर अपन लिख देते हैं कि दिए गए दूध के नमूने में वसा प्रतिशत 3.8% है। दिए गए दूध के नमूने में वसा प्रतिशत 3.8
है। ठीक है भाई, तो ये था अपना गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने की पूरी विधि यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। एक दो बार इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।